नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु की इस खास पेशकश को लेकर मैं पल्लवी हाजिर हूं। हफ्ते की शुरुआत करेंगे निवेश को बेहतर बनाने की टिप्स को लेकर और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो एक नया आंकड़ा सामने आया, कितना महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा और आप अपने निवेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में मिस्टर हेमंत रस्तगी हैं, सीईओ वॉइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स, और साथ ही क्वांटम एएमसी से मिस्टर आईवी सुब्रमण्यम है, एमडी एंड सीईओ क्वांटम एडवाइजर्स एंड डायरेक्टर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। लेकिन एक क्विक टेक हेमंत से भी लेना चाहती हूँ। इन्होंने जैसे कहा कि लोग लौट रहे हैं इक्विटी की तरफ और काफी हद तक ये भी कह सकते हैं कि जो एसआईपी को लेकर जो अवेयरनेस है या फिर जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन हेमंत, आपका क्या व्यू है, एग्जैक्टली क्या रीजन रहा है इसके पीछे? क्योंकि ओवरऑल मिस्टर सुब्रमण्यम ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल में क्योंकि शुरुआत में सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग था, नई सरकार आई और बाजार में भी हमने इसका एक रिफ्लेक्शन देखा। लेकिन आज जब हम अपने हाइस से हट चुके हैं और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो भी कोई खास नहीं रही, मतलब Q2 की भी हम बात करें तो दे वर क्वाइट मिक्स्ड। कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे थे लेकिन कुछ कंपनियों के नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग थे। ऐसे में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं कि हम रोज एक नया रिकॉर्ड देखते हैं और खासतौर पर जो हम 4 लाख करोड़ के आंकड़े की बात करें, इक्विटी फंड्स में इतना निवेश हुआ है, आपको क्या कारण दिख रहे हैं मुख्य तौर पर? देखिए पल्लवी, मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें कि पिछले 2 साल में जो चेंज आया है, जो एलोकेशन इक्विटी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का बढ़ा है और म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके आई थिंक 2-3 कारण हैं। एक कारण तो सबसे पहला ये है कि अगर आप उससे पहले कुछ साल देखें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या दूसरे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अंडर ओन थी, मतलब काफी कम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया गया था। जैसा आपको याद होगा कि 2008 में उसके बाद जो मार्केट में करेक्शन आई, हालांकि 2010 में हमने देखा कि मार्केट सुधरी, लेकिन वो पूरे पीरियड में इक्विटी इन्वेस्टर्स ने पैसा इक्विटी फंड्स में नहीं डाला। और इनफैक्ट जब मार्केट सुधरना शुरू हुआ 2 साल पहले, तब भी क्या हो रहा था कि हर बार जब मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 2-3 चीजें हुई। एक तो जो जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स को प्रोपेगेट किया गया, जिस तरह से इन्वेस्टर एजुकेशन की गई, इस तरह से लोगों ने समझा कि म्यूचुअल फंड जो है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का एक सही तरीका है। और जब ये रिडम्पशन थमा, उसके बाद से जो कलेक्शन आना शुरू हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे थे इन्वेस्टर, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर पैसे आपके मैनेज करते हैं, लिक्विडिटी है, बहुत सारे फायदे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं वो जो जिस तरीके से उनको समझाया गया और जैसा मैंने कहा जो अंडर ओन्ड थी एज एन एसेट क्लास, उन दोनों के कारण से जो एलोकेशन जो है इक्विटी में बढ़ने लगा। और धीरे धीरे जैसा हम देख रहे हैं कि वो समय आने के बाद, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के काफी वॉलेटिलिटी हमको मार्केट में देखने को मिली, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स जिस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट कर रहे थे, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे थे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आई थिंक वो एलोकेशन हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता है। और मुझे उम्मीद है, जैसा आपने कहा, मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, बट क्योंकि जो स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है, सोच में बदलाव हुआ है और आगे जाके अगर फंडामेंटल सुधरते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कलेक्शन हम देख रहे हैं इक्विटी फंड में, वो आगे जाके और बढ़ने की उम्मीद की बात करें। हेमंत, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, सेंसेक्स ने कैसा रिटर्न दिया 2013 से अब तक, या फिर गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न लगातार पिछले 2 या 3 साल से हमें मिल रहा है, प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में इक्विटी, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, काफी डाइवर्जन हो रहा है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं हमने। आपको लगता है कि अगले 1 से 2 साल में एज एन एसेट क्लास इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ा है? डेफिनेटली आगे भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? जी, मुझे लगता है इक्विटी में, जैसा मैंने पहले कहा कि एज एन एसेट क्लास वो अंडर ओन थी, तो डेफिनेटली एलोकेशन बढ़ा है और मुझे लगता है आगे भी बढ़ेगा। अब वो कौन सी एसेट क्लास से शिफ्ट होगा, उसमें आई थिंक 2 तरीके हैं उसको देखने के। डेफिनेटली अगर हम देखें, एक समय था जब गोल्ड 2-3 साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो जो शॉर्ट टर्म मनी है और जो मनी जो इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर पाते कि कहां पे इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म, जो पैसा गोल्ड में गया वो पैसा शायद इक्विटी में आया, या जनरली जो एलोकेशन गोल्ड में जाने वाला था वो पैसा जो है इक्विटी में आया। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरह से इक्विटी एज एन एसेट क्लास और इक्विटी एज ए फंड को प्रोपेगेट किया गया है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स उसको अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें एक परमानेंट प्लेस दे रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था कि इन्वेस्टर्स जो है वो सीजनल इन्वेस्टमेंट समझते थे इक्विटी में, जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो वो आएंगे, जब मार्केट खराब है तो वो निकल जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिस तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से गोल बेस्ड अप्रोच के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो वॉलेटिलिटी है उसको आई थिंक कहीं ना कहीं टैकल करने का एक थोड़ा रास्ता इन्वेस्टर्स को मिला है। तो गोल्ड का पैसा डेफिनेटली मैं कहूंगा शिफ्ट होकर इक्विटी में है और शायद फ्रेश एलोकेशन भी होगा और आगे जाके भी देखने को मिलेगा।
जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, देखिए रियल एस्टेट में जनरली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बड़ा पैसा चाहिए होता है। मैं नहीं मानता कि वो पूरा पैसा जो है वो इक्विटी में शिफ्ट होगा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि लोग फिजिकल एसेट से अगर फाइनेंशियल एसेट में मूव करें, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है उसको थोड़ा समय लेगा। बट डेफिनेटली जो ट्रेंड है, जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि वो ट्रेंड कहीं ना कहीं शुरू हुआ है और आगे जाके मेरा ये मानना है कि मार्केट्स पिछले एक साल में, जैसे एक साल में मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आगे जाके जब मार्केट फंडामेंटल सुधरे और मार्केट सुधरेगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली जो एलोकेशन है इक्विटी एज एन एसेट क्लास वो डेफिनेटली यहां से सुधरेगी। और ये भी ना भूलें हम कि हालांकि नंबर काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, अभी भी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम परसेंटेज है इंडियन इन्वेस्टर्स की जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग स्मॉल सेविंग में जाते हैं या जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं, लॉन्ग टर्म पैसा भी डालते हैं, वो भी मुझे लगता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले हैं और अगर फंडामेंटल सुधर के इकोनॉमी में इक्विटी मार्केट अच्छा करती है तो वहां से भी कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। तो डेफिनेटली मैं देखता हूं, मुझे लगता है आगे जाके वो शिफ्ट दिखेगा जहां पे इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा होगा। इनफैक्ट आपने अप्रोच की भी बात की। हेमंत, अप्रोच में कितना फर्क आप देख रहे हैं कि क्या लोग इवेंट्स को देखकर अपनी अप्रोच रखते हैं या फिर अभी वो अपने गोल सेट करते हैं निवेशक और उसके बाद अपने निवेश को चेस करते हैं, यानी अपने टारगेट्स को चेस करते हैं? इस अप्रोच में कितना फर्क आया है? देखिए, अप्रोच में डेफिनेटली फर्क है, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि बहुत सारे इन्वेस्टर अभी भी हैं जो इवेंट्स को देखते हैं, चाहे वो यूएस फेड रेट हाइक हो या वो बजट हो या वो इलेक्शंस हो। हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो उससे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। थोड़ा बदलाव है, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। अब अगर आप एग्जाम्पल लें कि कोई इन्वेस्टर अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 20 साल के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर वो बजट देखें तो उनको 20 बजट देखने हैं, जनरल इलेक्शन देखें तो कम से कम 4 जनरल इलेक्शन देखने हैं, स्टेट इलेक्शन देखने हैं। अगर हम आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो हर साल में 4, तो मतलब करीब 80 क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू देखने हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स हैं, ये सब देखेंगे तो डेफिनेटली आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इवेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो डेफिनेटली है। विद इन एसेट क्लास हो सकता है, जैसे अगर इक्विटी की बात करें तो बजट में क्या आता है या आरबीआई पॉलिसी में क्या आता है, उसमें डेट फंड में, इक्विटी फंड में जो एलोकेशन है वहां पे सेक्टर एलोकेशन या किस तरह के फंड में है वो चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इवेंट के बेस पे आप एसेट एलोकेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स ने इसको समझा है, धीरे धीरे हम बदलाव देख रहे हैं, अभी शायद काफी समय लगेगा। अगर आप अपने गोल को देख के एसेट एलोकेशन करते हैं तो ये जो मार्केट की जो वेगरीज हैं जो हमेशा इन्वेस्टर्स को परेशान करती हैं उसको टैकल करने का सही रास्ता है। तो आई थिंक ये जो अप्रोच चेंज है मुझे लगता है वो काफी मेजर शिफ्ट है और जो जगह इक्विटी को इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में मिलनी चाहिए मुझे लगता है वो इस शिफ्ट की वजह से आगे जाके हम डेफिनेटली देखेंगे वो मिलेगी। इनफैक्ट आपने इवेंट थीमेटिक फंड्स में सोच समझकर ही पैसा लगाना चाहिए और इनफैक्ट अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है तो उस तरफ आप देख सकते हैं। हालांकि अगर हम कैटेगरी वाइज देखें हेमंत, तो लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में मिड कैप्स ने काफी आउट परफॉर्म किया 2014 में भी और 2015 में भी। अभी तक अगर हम बात करें, आपके कोई पसंदीदा फंड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जहां पर वो अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं लंबी अवधि में? देखिए बोलिए, वैसे जैसे मैंने पहले कहा कि म्यूचुअल फंड की खासियत यह है कि उसमें काफी तरह के वैरायटी ऑफ फंड्स आपको मिलते हैं। आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर हो आप उसका पोर्टफोलियो बना सकते हैं, चाहे आप लार्ज कैप में डालें या मल्टी कैप में डालें या सेक्टर थीमेटिक फंड में डालें। तो हर कैटेगरी में हर कैटेगरी के विनर्स होते हैं अगर हम पिछले एक साल की बात करें। क्योंकि अगर हम आम निवेशक की बात करें तो मुझे लगता है हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें, स्पेशली वो फंड्स की बात करें जहां पे लार्ज और इक्विटी का मिक्स हो, कहीं पे इक्विटी ज्यादा, कहीं लार्ज कैप ज्यादा हो, कहीं पे मिड कैप ज्यादा हो। अगर हम इन कैटेगरी की बात करें, मुझे लगता है वेल डाइवर्सिफाइड फंड, उनमें कुछ एक फंड है जिनकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही है और मुझे लगता है लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और आगे जाके भी मुझे उम्मीद है कि वो फंड अच्छा करेंगे। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस देख सकते हैं, कोटक सेलेक्ट फोकस, ये 2 फंड है जहां पे लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। अगर हम मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर की बात करें तो मैग्नम ग्लोबल है, एल&टी वैल्यू फंड है, आईसीआईसीआई डिस्कवरी में इनफैक्ट 60-40% लार्ज कैप और मिड कैप है अभी, और रेलिगर इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड। ये कुछ एक फंड है जैसा मैंने कहा, रिप्रेजेंटेटिव है बेसिकली जो फंड जिन्होंने अच्छा किया। ऐसे और भी काफी सारे फंड हैं जिनको आप देखें, बट मुझे लगता है जब भी किसी फंड को चुने उन फंड्स में जाइए। जैसे पहले तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो मत बनाइए और चुनने के समय उन फंड्स में जाइए जिनकी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट हो और वो कंपैरिजन जो है वो पीयर ग्रुप से करें। क्योंकि जब मार्केट अच्छा करता है तो
तो सारे के सारे जो फंड है वो बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन सही कंपैरिजन होगा आपको, आप पीयर ग्रुप से कंपैरिजन करें और उन फंड में जाएं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो, ना कि एक या दो क्वार्टर में जिन फंड ने अच्छा किया तो वो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हमारे एक्सपर्ट ने रखे हैं व्यूअर्स के सामने। और एक और खास टिप जो हिम्मत ने दी कि एसेट एलोकेशन पहले करें कि कितना एक्सपोजर कहाँ लेना है, उसके बाद आप विकल्प चुनें। उल्टा अगर आप अपनाएंगे तो शायद थोड़ा सा बैकफायर भी कर सकती है रणनीति। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत और साथ ही मिस्टर सुब्रमण्यम कीमती समय देने के लिए और समझाने के लिए दर्शकों को कि कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने निवेश को। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।